नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में बदलाव करके वंदे मातरम को भी वही कानूनी दर्जा और सुरक्षा देना है जो फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय गीत का अपमान करना, उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वर्तमान कानून में यही प्रावधान केवल राष्ट्रीय गान के लिए है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय गीत होने के बावजूद वंदे मातरम को अब तक समान कानूनी सुरक्षा नहीं मिली थी। यह कदम 9 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश के बाद आया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में जन गण मन से पहले वंदे मातरम बजाने के निर्देश दिए गए। अब इस प्रस्तावित कानून पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर वंदे मातरम पर जो रार इस देश में लगातार छिड़ी रहती है, उस रार के बीच ये सरकार जो नया नियम लाने जा रही है, जो नया विधेयक संसद में पेश करने जा रही है, उस विधेयक के बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी। विल विधेयक अगर पास होगा तो होगा क्या, अगर इसकी मैं बात करूं तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे वंदे मातरम का अपमान दंडनीय अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान जैसा सम्मान मिलेगा, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान जैसी कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। वंदे मातरम के अपमान पर कानूनी एक्शन होगा। सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मान अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का दायरा और व्यापक हो जाएगा। सरकारी संस्थानों को नए कानून का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई संभव होगी। तो यह प्रावधान इस अध्यादेश के पास होने के बाद जो है वो लागू हो जाएंगे। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राहुल जी, वंदे मातरम को लेकर अमूमन इस देश में देखा गया है, इस देश की सड़कों से लेकर संसद तक विवाद जरूर रहा है। एक धड़ा यह कहता है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा, लेकिन इन कानूनों के बाद क्या बदलेगा, एक बार समझाइएगा। देखिए, वंदे मातरम को लेके एक अगर विवाद देखें तो राजनीतिक तौर पे एक विवाद खड़े करने की कोशिश जरूर होती रही है, क्योंकि उसको एक धार्मिक अमली जामा भी उसको पहनाने की कोशिश रही है। और विशेषकर उस विवाद को जो जोड़ा जाता है वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जोड़ा जाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक साथ गाना चाहते हैं, नहीं गाना चाहते हैं। ये एक नैरेटिव चल रहा होता है। देखिए, ये जो पूरा कानून है, ये कानून जिस तरह से लाया जा रहा है, तो भारत सरकार का या फिर एक तरह से केंद्र सरकार के लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं जो वंदे मातरम है, इसका दर्जा जो है वो जन गण मन राष्ट्रगान के बराबर हो जाएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बराबर की स्थितियों में आ जाएंगे। उसके लिए कोई व्यवधान की स्थितियां नहीं बनेंगी। जो जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पे जो सजा का प्रावधान है, या फिर राष्ट्रीय गान के अपमान करने पे जो परिस्थितियां बनती हैं, वही तमाम तरह की चीजें जो है वो वंदे मातरम के लिए भी होगी। आपको याद होगा जब वंदे मातरम की 150वीं जो है कि जयंती वो जोर शोर से मनाया गया था, तब भी उसमें भी जो है कि एक संसद में इसके ऊपर बड़ी विशेष चर्चा हुई थी कि 150 वंदे मातरम को जो है कि क्या विशेष सम्मान मिला या नहीं मिला, उसके लिए चर्चा हुई थी। और वहां पे उसके पहले जो है कि 2 छंदों को गाया जाता था, अब इसके सभी छंदों को शामिल किया गया है। तो वो 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और उसमें सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और तमाम जो है कि दूसरे लोगों के विचार विमर्श के बाद तब उसमें तय हुआ था कि वो 2 छंद गाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आक्रामक तरीके से ये चीजों का उसमें भी लगाया था आरोप कि कई वंदे मातरम के अगले हिस्से में कुछ धार्मिक प्रतीकों की स्थिति थी, इसलिए उसको उस समय कांग्रेस ने 1937 में उसके पूरे हिस्से को शामिल नहीं किया, उसके शुरुआती हिस्सों को ही शामिल किया। तो देखिए, एक विवाद की स्थिति वहां पर भी बनी थी। हालांकि कांग्रेस, और अगर 1937 के उस समय की स्थितियों को देखें तो कांग्रेस ने उसमें भी स्थिति ये चीज उसमें पक्ष रखा था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था
और उस समय कांग्रेस के बड़े महान नेता, जिसको कि अब कोई पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ के नहीं देखता, उन लोगों का वो निर्णय था। तो ये एक पहले स्थिति में हमने देखा कि इसी सरकार ने उस समय वंदे मातरम के सभी छंदों को इसको शामिल कराया, और अब इसकी कानूनी स्थिति की बात हो रही है। हालांकि अगर हम लोग अभी भी चर्चा करें तो विपक्ष इस समय इसके ऊपर, अगर विपक्ष की प्रतिक्रिया देखें, क्योंकि भारत सरकार का तो रवैया जो है कि वैभव जी वो स्पष्ट है कि हम वंदे मातरम को सीधे सीधे जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसके बराबर के इक्विवेलेंट में लाके खड़ा कर रहे हैं। उसके लिए तमाम जो, अगर ये कानून पारित होता है तो फिर वो बराबर की स्थितियां आएंगी। लेकिन विपक्ष का मानना यह है कि इस समय तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, उस कुछ बड़े मुद्दों से भारत सरकार ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम को ला रही है। तो जो संसद का मानसून सत्र है, उसमें बड़ा ही वो रोचक मानसून सत्र आज से जो प्रारंभ होने जा रहा है कि भारत सरकार वंदे मातरम लेके आ रही है। वो हम लोग जंतर मंतर पे जो है कि धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, वहां पे संसद मार्च की तैयारी चल रही है। सोनम वांगचुक के रुख जो है कि हम लोगों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो वो उन्होंने कल देर रात जो है कि उनके बयान में बदलाव हम लोगों ने देखा कि विपक्ष के नेता आके उनको आश्वासन दे दें कि संसद के भीतर जो है कि उसके मुद्दे को उठाया जाएगा, पेपर लीक से संबंधित मामलों को, उस शिक्षा के मामलों को तो वो तोड़ देंगे। तो ये तो विपक्ष की गतिविधियां चल रही है, वो आंदोलन और विपक्ष की गतिविधियां। और उधर से भारत सरकार का हमें लग रहा है कि उसके ऊपर एक, इन्होंने एक राष्ट्रवादी दाव चलने का प्रयास किया है कि इस पूरे स्थिति के बीच में एक ऐसे मामले को लेकर चले जहां पे कि बहुत ज्यादा अगर कोई आलोचना करे तो फिर उनके लिए एक असहज स्थिति बने। तो ये एक त्रिकोणात्मक स्थिति में बनता हुआ देख रहा हूं, जहां पे विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी इतिहास की तरफ चली जाती है, वो 150 वर्ष पहले की स्थितियों में जाती है वर्तमान मामलों से ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसलिए विपक्ष का जो मूल मुद्दा रहेगा, हमें लग रहा है कि पेपर लीक, उच्च शिक्षा, तमाम जो दूसरे मामले हैं, कांग्रेस उसको लेकर गूंज कार्यक्रम कर रही है। तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो जंतर मंतर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये और इस बीच में, चूंकि देखिए पहले इसकी ज्यादा चर्चा नहीं थी, ये जो वंदे मातरम को लेके जो कि कानून, तो वो जब ये माहौल गर्म था, उस बीच में फिर केंद्र सरकार की तरफ से ये दाव आया है। तो ये एक बड़ी रोचक स्थिति मानसून सत्र में बनने वाली है। आपको ये सरकार का दांव लग रहा है? क्योंकि देखिए पहले से सरकार को लेके बहुत बड़ी सरकार ने इसको लेके पहले से घोषणा नहीं की थी वैभव जी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां इस समय अलग से उभरी हैं, उस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया है यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसका पार्ट 1 वैभव जी पहले ही पूरा हो चुका था, उसके सभी छन्नों को लेके आने वाली, और ये पार्ट 2 की स्थिति है कि उसकी कानूनी स्थिति को बिल्कुल बराबर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के बराबर में लाने की स्थिति होगी। तो ये एक तरह से पार्ट 2 की स्थिति दिखाई देती है। राहुल लाल जी, हमारे साथ अजित मेंदोला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वंदे मातरम को लेकर सरकार जो विधेयक सदन में लाने वाली है, ये संयोग कहा जाए या फिर इन आंदोलनों के बीच आप ऐसे भी प्रयोग मानते हैं? अजित जी, देखिए, राजनीति इसी को कहते हैं। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति इसी को कहते हैं। अगर आप ये कहें साहब कि हमारे हिसाब से राजनीति करे सरकार, तो वो नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से राजनीति करेगी, क्योंकि विपक्ष भी राजनीति करता है। विपक्ष भी असल मुद्दों से उठा नहीं पा रहा है, असल मुद्दों से विपक्ष का भी ध्यान भटका हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष इस समय एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है, मुझे याद नहीं पड़ता इतना बुरा दौर विपक्ष का कभी आया होगा। जो भी आज के दिन हालात बने हैं वो बहुत ही खतरनाक और चिंताजनक है विपक्ष के लिहाज से। देखिए, वंदे मातरम, अभी तो आज पार्लियामेंट का जब कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, देखना होगा कि विपक्ष क्या एटीट्यूड अपनाता है। अभी मेरे को लगता है कि 1-2 दिन तो विपक्ष कुछ कामकाज होने नहीं देगा दोनों सदनों में। तमाम मुद्दे हैं। इस बीच जो राजनीति हो रही है, पेपर लीक के इशूज को लेकर जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, किसानों ने एक आंदोलन की घोषणा करी हुई है। तो मतलब एक विपक्ष थोड़ा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विपक्ष बंटा हुआ है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, विपक्ष का जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है वो समझ नहीं पा रही है कि उनको किस तरह की राजनीति करनी है। इस समय जो इंडिया गठबंधन बना था 2022-23 में, ये सोचकर कि हम इस सरकार को रोकेंगे, सरकार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद उन्होंने जिस तरह का व्यवहार करा इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के नेतृत्व में, मतलब ऐसा लग रहा था कि विपक्ष विरोध के लिए विरोध की नीति अपनाए थे। और उसका नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाई और विपक्ष को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया पिछले 2-2.5 साल में। 2 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं सरकार को बने हुए। इन 2 साल में विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया है इस समय
प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने, प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों ने और बीजेपी के लगातार हो रही राज्यों में जीत के चलते। और पश्चिम बंगाल की जीत के बाद विपक्ष जिस तरीके से बिखर गया है और पार्टियों में टूट हो रही है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को की करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। ये बड़ा एक चैलेंज हो गया है विपक्ष के पास। अब वंदे मातरम जो मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सोच समझकर एक ये संशोधन विधेयक है। इसमें संशोधन में दो तिहाई बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, उसका एक टेस्ट होगा। अच्छा, कांग्रेस और विपक्ष अगर विरोध करेगा तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है। आप राष्ट्रवाद के मुद्दे को तो बीजेपी भी एक अनुमान लगाएगी कि हमारे, क्योंकि बीजेपी जो स्ट्रैटेजी बना रही है, हालांकि उन्होंने इस हफ्ते के जो अभी तक जो अपने कार्य सूची डाली है, 7 मामले आएंगे इस बार इस सत्र में। उन्होंने परिसीमन बिल का कोई चर्चा नहीं करी हुई है। परिसीमन बिल जब चाहे सरकार ला सकती है 24 घंटे के, उसमें वो स्पीकर को देकर उसको कभी भी पेश कर सकती है संसद में, इसमें कोई वो नहीं है। तो बीजेपी लगातार ये तो वंदे मातरम वाला जो संशोधन विधेयक है, 2-3 संशोधन विधेयक लाने वाली है, विदेशी फंड को लेकर लाने वाली है, जजों की नियुक्ति। तो अब ये जो संशोधन वाले जो भी विधेयक होते हैं, उसमें पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2 तिहाई संख्या चाहिए। तो राज्यसभा में तो बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं आने वाली, जो उनका अपना गठबंधन है 2 तिहाई की बहुत करीब पहुंच गया है। 2-3 सीटें वो सहयोगी जो निर्दलीय हैं दूसरे, उनसे सहयोग मिल जाएगा। और उधर लोकसभा में भी वो डीएमके का क्या रोल रहता है इस मुद्दे पे, तमाम दूसरे संशोधन वाले विधेयकों पे। उसके बाद हालांकि डीएमके ये कह रहे हैं कि हमारे हितों का अगर सरकार ध्यान रखेगी तो हम समर्थन दे देंगे। और समाजवादी पार्टी को भी देखना होगा कि वो क्या रुख अपनाती है, चाहे वंदे मातरम वाले में हो, दूसरे जो संशोधन आएंगे विधेयक उनमें क्या। तो बीजेपी ने बहुत टेस्टिंग तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से राजनीति करी है। बहुत अगर पूरे इस समीकरणों को सर समझा जाए तो वाकई जिस मशीनरी को मजबूती से अब पेश किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा मिल भी जाती है तो मुझे नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत इससे होनी चाहिए। नहीं वैभव जी, इससे दिक्कत वाली स्थिति हमें किसी को नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि इस समय जिस तरह से जंतर मंतर की गतिविधि काफी तेज बढ़ी हुई है, युवा वहां पे जा रहे हैं और विपक्षी दल के तमाम नेता वहां पे जा रहे हैं, और उस स्थिति में जो एक ध्यानाकर्षण, विशेषकर सोशल मीडिया पे आप देखें, उस मुद्दे पे भी एक ध्यानाकर्षण बना हुआ है। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से व्यूह रचना की है कि एक राष्ट्रवाद का मामला लेके आएगा। जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मामले पे कोई विरोध करे तो किस रूप में करे। क्योंकि देखिए अगर जो फर्स्ट खंड में जो वंदे मातरम का मामला था, उस समय मामला यह था कि भाई केवल 2 छंदों को ही आपने क्यों रखा। तब भी उस समय विपक्ष के लिए कहने का मामला था कि 1937 में चूंकि नेहरू जैसे लोग थे, उसमें पत्राचार किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर से उस पत्राचार में शामिल थे सुभाष चंद्र बोस, वो हमारे भारतीय राजनीति के कालजयी एक तरह से महानायक की भूमिका वाले तमाम लोग थे उसमें। तो उसके ऊपर तो चलिए 37 का निर्णय जो है कि वो तमाम को छोटे मोटे नेताओं ने नहीं लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े महानायकों ने भाग लिया था। तो वो तो एक स्थिति थी। लेकिन अब यहाँ पे अगर उसी वंदे मातरम को इक्विवेलेंट का दर्जा दिया जा रहा है तो ये एक दिक्कत वाली स्थिति होगी। जो अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे थे, हम लोगों ने देखे इस विपक्ष को, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले जब उसमें महिला आरक्षण का मामला यहाँ पे आता है संविधान संशोधन को लेके, उस समय तक विपक्ष एकजुट स्थिति में रहा। वो हम लोगों का नंबर वहां पे सदन के भीतर दिखा। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम सामने में आते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से टूट चुकी है। वहां से उसके बाद हम लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी में किस प्रकार से विभाजन हुई है। उधर शरद पवार जो है कि उनके भूमिका किस प्रकार से बदलती हुई नजर आई है। सुप्रिया सुले जो है कि वो कितना सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। तो कई तरह के समीकरण जो है वो हम लोगों को बदलते हुए दिखे। अब देखिए जो एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि देखिए अभी भी सरकार का मुख्य ध्यानाकर्षण जरूर जो है कि सरकार ने घोषणा नहीं की है परिसीमन को लेके। तो अब डीएमके की क्या स्थिति होगी, क्योंकि वहां पे जो इंडिया अलायंस ने जिस प्रकार से अचानक से जो है कि विजयन आते हैं वहां पे और उनको समर्थन देके वो उसको शामिल होते हैं, तो एक बड़ा जो इंडिया अलायंस का घटक दल था डीएमके, वो नाराज भी होता है, वो इंडिया अलायंस से बाहर भी होता है डीएमके। तो वंदे मातरम सरीखे मामलों पर उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन डीएमके जो कि हम लोगों को दिखा उस समय कि परिसीमन के मामले पे उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों का उस समय नेतृत्व किया था, काफी तीखा विरोध किया था।
तो क्या उस तीखे विरोध को वो परिसीमन के मामले पे कितना वो पीछे जा सकते हैं, बीजेपी उनको कितना मना सकती है? बीजेपी लगातार उनको मनाने का प्रयास कर रही है और अब इंडिया अलायंस की तरफ से भी मनाने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये बहुत तरह की घटनाएं जो हैं वो चल रही है और मैं सहमत हूं इस बात से अजीत जी से कि भारतीय जनता पार्टी और जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि टेस्ट लगातार करते रहना मामलों को लेके कि इन बिलों पे हम कितना समर्थन जुटा सकते हैं, आगे आने वाले बिलों में हमारे साथ कितने सारे लोग और जुड़ेंगे। तो वो एक टेस्ट करने वाली स्थिति के तालाब में पत्थर फेंक के देखा जा रहा है कि उधर से प्रतिक्रिया क्या आने वाली दिखती है वैभव जी। तो ये पूरा मामला, और इसलिए यहाँ पे जो टेस्टिंग वाला पत्थर रखा गया है वो पूर्णतः राष्ट्रवाद का मामला है, जिसमें किसी के लिए विरोध करना एक मुश्किल वाला मामला है इस जगह पे। और बड़ा महत्वपूर्ण भी है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए ये पता किया जा सके कि संख्या बल कहता क्या है। ये समझना है तो पहले तालाब में एक छोटा पत्थर मारकर देखिए, उसके बाद अपने रास्ते क्लियर करिए। अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये मानकर चला जाए कि अब वंदे मातरम को लेकर एक नई बहस हम आप आने वाले कुछ दिनों तक लगातार करने वाले हैं। देखिए, बहस तो अब हर चीज पे होती है, हर मुद्दे पे बहस होती रहती है। मेरा ये मानना है कि अभी तो पहले ये देखना होगा कि जो संसद की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चलती है कि नहीं चलती है। सरकार इसी मुद्दे पर विपक्ष को कह रही कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर विपक्ष जो है संसद को नहीं चलने दे रहा है। सरकार कहेगी कि हम बहस को तैयार हैं, और ये बड़ा पॉइंट है, राष्ट्रवाद का मुद्दा। और जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अगर सदन में सरकार ये कहती है कि आप राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तो संदेश जो भेजना चाह रहे हैं शायद वो संदेश देश तक चला जाएगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे इस बीच